हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि साइंस विषय का है और यह सेट 1 है। तो सेट 1 आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें देख सकते हैं कि निम्न में कौन सदिश राशि है। क्या पूछा है इसमें सबसे पहले कि निम्न में कौन सदिश राशि है। तो इसका सदिश राशि नहीं है, इसमें नहीं पूछा है कि सदिश राशि कौन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी, क्योंकि ये बाकी तीनों सब सदिश राशि है, दूरी जो है अदिश राशि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं क्या। तो इसका सही जवाब हो जाएगा त्वरण, क्योंकि त्वरण का परिभाषा ही है वेग में परिवर्तन की दर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चाल और वेग का मात्रक होता है। तो यहाँ पर सभी जो ऑप्शन में है सभी ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है, और चाल और वेग का दोनों का सेम मात्रक होता है, एक ही मात्रक दोनों का होता है, और वो मात्रक क्या है तो मीटर पर सेकेंड। तो ये सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछ रहा है ओडोमीटर मापता है। तो ओडोमीटर क्या मापता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो दूरी, ओडोमीटर दूरी मापता है। आप गाड़ी में देखे होंगे आगे ट्रिप लिखा रहता है, ट्रिप, और उसमें मीटर बताता है कितना दूरी चला है गाड़ी। तो ओडोमीटर दूरी मापता है। इसके बाद आगे क्या बोला है कि 20 मीटर पर सेकेंड का किलोमीटर पर आवर में मान क्या होगा। यानी मीटर पर सेकेंड में है, उसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो आपको मालूम होगा कि मीटर पर सेकेंड से अगर हम लोग को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो उसको हम लोग 18/5 से गुना करते हैं। तो इसको 18/5 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो ये कटेगा 5 चौके 20, फिर 18 को और ये 4 को गुना करेंगे तो 18 चौके 72, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या बोला है कि एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो कार का त्वरण है। तो त्वरण पूछा है, यानी कि इसमें ए पूछा है, और इसमें जो है 18 किलोमीटर ये प्रारंभिक वेग दिया हुआ है यानी यू, और ये जो 36 किलोमीटर है यानी 18 से 36 हो जाता है, तो ये प्रारंभिक है 18 दिया हुआ है और अंतिम वेग जो है वो 36 हो गया है। और इसमें चाल और ये दूरी दिया हुआ है 15 मीटर क्या है दूरी, तो इसमें त्वरण पूछा है। तो एक फार्मूला होता है v² - u² = 2as। इस फार्मूला में हम लोग v का मान, u का मान और s का मान रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आ जाएगा 2.5, यानी कि इसका ऑप्शन ये a सही हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है अगला सवाल में कि बल का एसआई मात्रक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो न्यूटन अभी पढ़े हम लोग, न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, यानी कि F बल का मात्रक, इसका मतलब F, और F बराबर क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है kg, और ये जो एक्सेलरेशन है यानी त्वरण, इसका मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन जो पहला में है वही सही हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सही हो जाएगा। 1 न्यूटन बोला है इसीलिए 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि तीन पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg और 10 kg है। इनमें किसका जड़त्व सबसे कम है, सबसे कम पूछा है, ये ध्यान में रखना है। तो जिसका वजन, जिसका द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका जड़त्व सबसे कम होगा। तो यहाँ पर ये तीनों में देख सकते हैं कौन सबसे कम है। तो ये जो 2 kg है ये सबसे कम है, यानी कि बी। तो बी का जड़त्व सबसे कम होगा। अगर यहाँ पर पूछता है सबसे अधिक जड़त्व किसका होगा तो ये 10 होता, लेकिन कम पूछा है तो इसीलिए बी इसका सही जवाब हो गया। इसके बाद आगे क्या पूछा है कि 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण का मान बताना है। यानी कोई वस्तु
1 kg उसका द्रव्यमान है, उस पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो उस पर उत्पन्न त्वरण का मान हम लोग को बताना है कि कितना होगा। कोई वस्तु जो है 1 kg का है, F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जिसमें बल दिया हुआ है 1 न्यूटन और वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg यानी 1, तो एक्सेलरेशन कितना होगा इसमें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि इस फार्मूला से हम लोग मान रखेंगे F का मान 1 और M का मान 1, तो A का भी मान 1 आएगा, इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है, तो क्या मिलता है, तो जड़त्व की परिभाषा मिलता है, यानी ये सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरे नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से बल का मापने का सूत्र मिलता है, इसी से हम लोग को पता चलता है F इक्वल टू ma होता है। ये न्यूटन का जो दूसरा गति का नियम है उससे प्राप्त होता है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि g का मान होता है, g का मान कितना होता है उसको पूछा है, तो g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये कौन ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, यानी ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगला बोला है, क्या बोला है कि 60 kg द्रव्यमान यहाँ ध्यान रखना है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, यानी चंद्रमा पर मनुष्य का भार कितना होगा जिसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी पर कितना बता रहा है 60 kg। तो ये 60 kg द्रव्यमान है, इसको पहले हम लोग भार में बदलेंगे, फिर उस चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा उसको निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस 60 kg का भार निकालेंगे, यानी वेट कहाँ पर, पृथ्वी पर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, मास यानी इसका द्रव्यमान को गुना कर देंगे g से, यानी g क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण। तो m का मान कितना दिया हुआ है 60 और g यहाँ पर बोला है g लेने के लिए 10, तो 60 को 10 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा हम लोग का। तो ये भार जो आया 600 न्यूटन आ गया। अब आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का या कोई मनुष्य का भार जो है पृथ्वी पर जितना भार है उसका 1/6 हो जाता है, 1/6। पृथ्वी में जितना भी भार है उसका 1/6 हो जाता है। तो अभी हम लोग देखें पृथ्वी पर कितना है भार 600 न्यूटन, तो उसका 1/6 हो जाएगा। तो देखिए कट के 6 का 6, 6 का 6, 6 शून्य 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 यानी 100, यानी ये 100 आ गया, 100 न्यूटन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 100 न्यूटन, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है। तो पानी था, उसमें हम लोग चीनी मिलाएं तो चीनी पानी में घुल गया, उसमें मिल गया, उसके अंदर में जाके मिल गया, तो ये कौन गुण दर्शा रहा है, तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होता है, ये गुण को ये दर्शा रहा है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद आगे क्या बोला है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ का उदाहरण है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विचार यानी आइडिया, ये तो दिखता नहीं है तो ये तो पदार्थ है नहीं। शीत, ये भी पदार्थ नहीं है। शीतल पेय यानी ठंडा पीने वाला पदार्थ को तो ये हम लोग का पदार्थ है शीतल पेय, ये सही जवाब हो जाएगा। स्नेह यानी लव, ये भी पदार्थ नहीं है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, शीतल पेय। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो खुद ब खुद जब दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको विसरण कहते हैं। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा घनत्व, क्योंकि घनत्व का परिभाषा क्या है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान
और बटा में नीचे होता है आयतन, तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो इसीलिए द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो घनत्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम, ये नीचे 16 ग्राम ऑक्सीजन ये मिलता है तो कितना बनता है, 18 ग्राम पानी बनता है, जल बनता है। तो दोनों तरफ अगर देखें तो द्रव्यमान बराबर है, इधर 2 और 16 दोनों को जोड़ेंगे तो 18 और अभिक्रिया के बाद भी 18, यानी द्रव्यमान दोनों तरफ बराबर है। तो ये कौन किस नियम को प्रदर्शित करता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को दर्शाता है। तो यहाँ पर अनुपात जो है बता रहा है, अनुपात हमेशा सेम रहता है 1:8। तो यह किस नियम में दर्शाता है, यानी कौन नियम में ऐसा बात बोला गया है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम, ये सही हो जाएगा इसका, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान का जब बात हो तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अनुपात का बात हो तो स्थिर अनुपात का नियम, इसका सही हो जाएगा। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। यानी परमाणु जो है बहुत छोटा, दुनिया का सबसे छोटा भाग को परमाणु हम लोग कहते हैं, जिसको और आगे छोटा नहीं किया जा सकता उसको परमाणु कहते हैं। तो ये परमाणु का जो त्रिज्या है, यानी केंद्र से लेकर यहाँ बाहर इसका बाउंड्री तक का दूरी, इसको त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या को किस हम लोग मापक में मापते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनोमीटर। इसको हम लोग नैनोमीटर में मापते हैं। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में मापते हैं। अब यहाँ पर द्रव्यमान का बात है, परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई से मापते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिट, यानी कि यू, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अणु। अगर यहाँ पर बोलता है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, अगर बोलता तो परमाणु हम लोग का सही होता है, लेकिन यहाँ बोला है स्वतंत्र रूप में रह सकता है, तो इसीलिए यह अणु होगा। चलिए इसके बाद आगे क्या बोला है कि जल की परमाणुकता कितनी होती है। परमाणुकता कहते हैं परमाणु संख्या को। तो जल का रासायनिक जो समीकरण है क्या होता है, H2O। तो इसमें देखिए कितना परमाणु है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, H2 यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। जल की परमाणुकता 3 है। फिर इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, यानी कि परमाणु किस में 5 है। अमोनिया का हम लोग फार्मूला जानते हैं, ऑप्शन नंबर एम क्या बोल रहा है अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो इसमें 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 4 ही हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम लोग देखें, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला ये है 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसमें 3 ही हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसमें 1 कैल्शियम 1 कार्बन 1 कैल्शियम 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन है, तो कुल मिला कितना हुआ 3 और ये 2 5, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी 25 का सी हो जाएगा, इसमें परमाणुकता 5 है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम और OH, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है। तो ये ऑप्शन नंबर कितना में है बी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हम लोग का कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और ये कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये सबको भी आप याद रखिए। चलिए इसके बाद क्या बोला है कि नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी जो नाइट्रिक अम्ल है उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए। तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HNO3। अब इसका द्रव्यमान जब निकालेंगे तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, नाइट्रोजन का हम लोग निकालेंगे तो इसका 14 होता है। अब ये 3 को पहले हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 14 और 1 को जोड़ेंगे तो 15 हो गया, और 16 दोनों 16 थी 48 हो गया। अब 15 और 48 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 63, यानी कि 27 का
जो सही जवाब है वो 63 आ गया। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की। तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अगर यहाँ पर बोलता कोशिका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो यहाँ पर ल्यूवेन हुक होता, लेकिन यहाँ सिर्फ बोला है कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। तो ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय जीव है, मतलब कौन सा ऐसा जीव है ये चार ऑप्शन में जो एक कोशिका से बना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम हो गया और एक जीव अमीबा हो गया, इसी तरह ये सब एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर पैरामीशियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगर जंतु कोशिका को बोलता है जंतु कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या है, तो प्लाज्मा झिल्ली होता है, लेकिन यहाँ पादप कोशिका बोला है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका भित्ति। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, कोशिका भित्ति बनी होती है, यानी कोशिका भित्ति किस चीज़ की बनी होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज, यानी सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन तथा अन्य पदार्थ के ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। यानी कोशिका है वो बाहर से कोशिका के अंदर जो है भोजन का और अन्य पदार्थ का बाहर से अंदर आने की, यानी कि अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोशिका में आनुवंशिक गुणों की सूचना कहाँ पर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुणसूत्र। और यहाँ अगर ऑप्शन में रहता है डीएनए, तो डीएनए सही हो जाता है, यानी कि गुणसूत्र के अंदर ही होता है डीएनए। तो इसका सही जवाब हो गया गुणसूत्र। और गुणसूत्र हम लोग को कोशिका किस भाग में पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। ये सब बात ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि लाइसोसोम कौन बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम गोल्जी उपकरण बनाता है। तो ये सब ध्यान में रखना है, गोल्जी उपकरण में लाइसोसोम बनता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका के एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं। यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। उत्तक यानी टिश्यूज कहते हैं। तो ये सही हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 36 नंबर में है, क्या बोल रहा है इसमें, तना के शीर्ष अस्तभाग में कौन उत्तक पाया जाता है। यानी जो तने होते हैं उसका ऊपरी भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है विभाज्योत्तक, क्योंकि ऊपरी भाग में हमेशा जो है पौधा बड़ा होते रहता है, यानी कि विभाजित होते रहता है, तो इसलिए वहाँ पर विभाज्योत्तक पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन उत्तक करता है। यानी पौधों में भोजन को पूरा पेड़ में पहुंचाने का काम कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोएम। तो इसको आराम से याद कर सकते हैं, एफ से फूड होता है और वही एफ से फ्लोएम होता है। तो एफ से फूड, एफ से फ्लोएम याद रख सकते हैं। अगर यहाँ बोलता है जल का, पूरा पौधा में जल को कौन पहुँचाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाइलम। अगर जल का पूछता तो जाइलम सही हो जाता, जाइलम उत्तक। यहाँ भोजन का पूछा था तो फ्लोएम सही हो जाएगा, इसका सही जवाब फ्लोएम होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। यानी अस्थि और मांसपेशी को जो जोड़ता है, यानी हड्डी और मांस को जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, तो उसका सही जवाब हो जाएगा टेंडन। अगर यहाँ पूछता अस्थि से कौन जोड़ता है, यानी अस्थि को अस्थि से जोड़ने के बारे में अगर पूछता तो उसका सही जवाब होता है लिगामेंट। लेकिन यहाँ अस्थि को मांसपेशी से जोड़ने के बारे में पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेंडन। चलिए अब 2 ही सवाल बचे हैं, उसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला यहाँ, नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है। तो नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है, ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन क्या क्या है इसमें, विभाज्योत्तक, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। तो नारियल के जो रेशे हैं उसमें एस्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। और आज का अंतिम सवाल
क्या है कि अस्थि एक उत्तक है, यानी जो अस्थि है हम लोग का हड्डी वो किस तरह का उत्तक है। तो हम लोग जानते हैं हड्डी जॉइंट जुड़ा हुआ होता है, एक हड्डी इधर है, फिर उसके बाद अगला हड्डी जुड़ा हुआ रहता है। तो हड्डी जो है संयोजी उत्तक है। संयोजी मतलब संयोज का मतलब जुड़ना होता है, तो ये संयोजी उत्तक है। तो इस तरह आज का जो ये क्लास 9 का जो मॉडल पेपर था साइंस का वो ख़त्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप इसको पूछ सकते हैं। और इस तरह का और भी मॉडल पेपर का आंसर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं क्लास 9 या क्लास 10 का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं तब अगला वीडियो में। थैंक यू।